अब हम आपसे संपर्क में भाषाएं, लैंग्वेजेस इन कॉन्टैक्ट विषय पर बातचीत करेंगे। इसकी एक भूमिका निर्धारित करेंगे जो आगे चलकर आधार का काम करेगी। इसमें मूलतः हम लोग एक महत्वपूर्ण समाज भाषा वैज्ञानिक संकल्पना द्विभाषिकता और बहुभाषिकता पर भी विचार करेंगे कि समाज भाषा विज्ञान अपने अध्ययन में समाजोन्मुखी है, संस्कृतमुखी है और उसका सीधा संबंध भाषा समुदाय, भाषा प्रयोक्ता और संप्रेषण क्रिया से है। इस कारण से समाज भाषा विज्ञान अपने अध्ययन में भाषा संपर्क, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट को बहुत महत्व देता है, क्योंकि भारत जैसे देश में भाषा संपर्क बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ अनेक भाषाएं बोली समझी जाती हैं। भाषा संपर्क ही भाषा के सामाजिक स्वरूप के अनेक स्तरों को जन्म देता है। जैसे जैसे भाषा विकसित होती है वैसे वैसे उसके सामाजिक प्रयोग के संदर्भ भी विकसित होते चलते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे सामाजिक भाषा प्रयोग के रूप बदलते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं, वैसे वैसे वह भाषा भी विकसित होती जाती है। कोई भी प्रचलित भाषा अपने परिवेश की भाषा से निरंतर संपर्क में आती है। ये संपर्क उस भाषा का विकास भी करता है और विस्तार भी, क्योंकि हम जिस भाषा के संपर्क में आते हैं उससे हम कुछ लेते भी हैं, जिसे हम आदान प्रदान कहते हैं। तो जैसे हमने हिंदी में हम देखें तो हमने बहुत सी अपनी बोलियों से बहुत कुछ हिंदी ने लिया है, उर्दू से बहुत कुछ लिया है, अन्य भाषाओं से जो उसके निकट की हैं उनसे भी बहुत कुछ लिया है। तो इस तरह हिंदी का धीरे धीरे विकास भी होता गया और अन्य भाषाओं का भी होता गया, क्योंकि उन्होंने इसी तरह हिंदी से बहुत कुछ लिया। हिंदी भाषा का ही उदाहरण लें तो एक ओर वह अपनी क्षेत्रीय बोलियों के संपर्क में रहती है, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि। दूसरी ओर क्षेत्रीय भाषाओं के जैसे मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, ये सब हिंदी प्रदेश से लगे हुए बोली भाषा क्षेत्र हैं। और तीसरी ओर अंग्रेज़ी भाषा से, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा को भारत की द्वितीय राजभाषा मान लिया गया है और शिक्षा व्यवस्था में भी और हमारे उच्चतर सामाजिक प्रयोग में भी अंग्रेज़ी का काफ़ी प्रयोग होता है। इस संपर्क से हिंदी के कई समाज भाषिक परिवर्त, वेरिएबल्स निर्मित होते हैं। बोली मिश्रित हिंदी, मराठी, उड़िया, बंगला मिश्रित हिंदी या अंग्रेज़ी मिश्रित हिंदी, ये सब अलग अलग रूप हमारे सामने आ जाते हैं, जिन्हें हम मिश्रित भाषा रूप कहते हैं। लेकिन इनका भी अधिकार उन लोगों के पास होता है जो इन दोनों भाषाओं के संपर्क में रहते हैं। इस पर हम आगे कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन की दृष्टि से विचार करेंगे। अभी इतना ही कि जो वेरिएबल, जो परिवर्त हिंदी में इस प्रकार निर्मित हैं, उन्हें समाज भाषा विज्ञान ने आसानी से समझने के लिए कोड की संज्ञा दी है। कोड, CODE, अर्थात हर भाषा रूप जो सामाजिक स्थितियों में प्रकट होता है, अपना आकार लेता है, विकास पाता है, उसे समाज भाषा विज्ञान एक कोड कहता है।
मान लीजिए कि हम हिंदी भी, शुद्ध हिंदी, व्याकरणिक हिंदी भी बोल सकते हैं, अपनी कोई बोली भी बोल सकते हैं, भोजपुरी, अवधी या ब्रज। हम ब्रज या अवधी या भोजपुरी मिश्रित हिंदी भी बोल सकते हैं, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल सकते हैं या अंग्रेजी मिश्रित हिंदी भी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास ये सब एकाधिक कोड हैं, मतलब हमारे पास 4 कोड हैं। जो कहने को हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन हमारे पास प्रयोग के लिए 4 कोड हैं। इस कोड के कारण ही समाज भाषा विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। भाषा संपर्क के परिणाम स्वरूप उत्पन्न इन भाषिक प्रक्रियाओं को भाषा अध्ययन की आधुनिक संकल्पनाएं, ध्यान दीजिएगा, भाषा अध्ययन की आधुनिक संकल्पनाएं या समाज भाषा वैज्ञानिक संकल्पनाएं भी कहा गया है, क्योंकि ये पूरी तरह आधुनिक संकल्पनाएं हैं। समाज भाषा विज्ञान के प्रवेश करने के साथ ही इनका आगमन हुआ है। इस के मूल में, जैसा पहले भी आपसे कहा गया, भाषा समुदाय है। अब यहाँ हम भाषा समुदाय पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, जिससे कि पिछली बातें भी आपके समक्ष स्पष्ट हो सके और कुछ नई बातें भाषा समुदाय के बारे में, विशेषकर हिंदी भाषा समुदाय के बारे में आपको पता चल सके। आधुनिक समाज भाषा विज्ञान में भाषा समुदाय या भाषाई समाज की संकल्पना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भाषा को मानव संदर्भित करके देखा गया है। इस संकल्पना ने कई महत्वपूर्ण काम किए और इसके पीछे 2 धारणाएं काम करती हैं। नंबर 1, भाषा समाज ही भाषा का नियोक्ता और प्रयोक्ता होता है, अर्थात भाषा समाज के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नंबर 2, कि भाषा समुदाय का निर्माण उसके सदस्यों की सहभागिता से होता है। अभी हमने चर्चा की कि जब हम आपस में विचार विनिमय करते हैं तो हमारे सामने वक्ता श्रोता दोनों होते हैं। इस सहभागिता से ही समाज में भाषा का संप्रेषण होता है। आगे चलकर इन दोनों धारणाओं, अर्थात भाषा समाज ही भाषा का नियोक्ता या प्रयोक्ता है अथवा भाषा समुदाय का निर्माण सदस्यों की सहभागिता से होता है, इन दोनों धारणाओं के विवेचन से ये निष्कर्ष भी निकला, और बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, कि भाषा समुदाय का एक ही सदस्य, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा के विभिन्न रूप या कोड बोलता है। इसे मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट भी किया। साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भाषा समुदाय उन लोगों से बनता है जो किसी भाषा या बोली का अथवा समान वाक संकेतों का प्रयोग करते हैं। उनके बीच में साझेदारी होनी चाहिए, एक दूसरे का कोड उनमें समान होना चाहिए। कोड समान नहीं होगा तो संप्रेषण भी असंभव है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा समाज, तेलुगु भाषा समाज, भोजपुरी भाषा समाज आदि अलग अलग भाषा समाज हैं, और हिंदी भाषा समाज को ले तो एक और इसके अंतर्गत भोजपुरी, अवधी, ब्रज ये सारे भाषा समूह आ जाते हैं। दूसरी ओर तेलुगु, मराठी, कन्नड़ जिनकी हमने बात की, और तीसरी ओर हिंदी और उर्दू के भी प्रयोक्ता समूह आ जाते हैं। हिंदी और उर्दू, जिसे हिंदी की 2 भिन्न शैलियाँ माना गया है, और दोनों एक ही भाषा की 2 शैलियाँ हैं,
और इन्हें अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में। लेकिन दोनों भाषाओं का भिन्नता के होते हुए भी एक सामाजिक प्रकार है। जैसा मैंने बोलियों के संदर्भ में कहा, वैसा ही हिंदी उर्दू के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि कई प्रयोक्ता ऐसे हैं जिनको संस्कृत निष्ठ हिंदी का भी ज्ञान होता है, बोलने का, उर्दू का भी ज्ञान होता है, और इन दोनों का मिला जुला रूप भी वो बोल लेते हैं। कई हैं जो केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी ही बोल पाते हैं, कई हैं जो फारसी निष्ठ हिंदी ही बोल पाते हैं, जिन्हें हम पंडित या मौलवी कहते हैं, और आम जनता जो हिंदी उर्दू का मिला जुला स्वरूप प्रयोग में लाती है। तो इस दृष्टि से भी भाषा समुदाय, जो हिंदी भाषा समुदाय है, वो बहुत विशिष्ट है। एक और उसके पास बोलियों का संदर्भ है, दूसरी ओर भारतीय भाषाओं का, तीसरी ओर अंग्रेजी का, और चौथी ओर हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का। तो ये इतने कोड मेन मुख्य कोड हैं, और इनके बीच में जो मिश्रण होता है उसके फिर अपने अपने कोड हैं। तो कितना विविध रंगी, विविध रूपी है हिंदी भाषा समुदाय, इससे आपको ये पता चल जाता है। अब बात थोड़ी सी भाषा संपर्क पर, कैसे ये विभिन्न भाषा समुदाय एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का विकास करते हैं। भाषा संपर्क की इसी प्रवृत्ति को या प्रकृति को समझते हुए ही ये भी कहा है समाज भाषाविदों ने कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्रांत ही नहीं बल्कि पूरा भारत बहुभाषिक है। इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसे हम लोग आगे और भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हर व्यक्ति तो बहुभाषिक है ही, क्योंकि उसके पास इतने कोड होते हैं, भाषाएं नहीं। ये ध्यान दीजिए, भाषा और भाषा रूप दोनों। इसी तरह वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के संपर्क में आता है, और फिर हर प्रांत अपनी अपनी जो सीमा की भाषाएं होती हैं, बॉर्डर लैंग्वेजेस, उनसे भी बहुत कुछ ग्रहण करता है। तेलुगु भाषी समुदाय तमिल भाषी समुदाय के निकट है, तो वो तमिल से बहुत कुछ ले लेता है। तमिल भाषी समुदाय तेलुगु से बहुत कुछ ले लेता है। और इसी तरह अंग्रेज़ी की बात है, हम अंग्रेज़ी से बहुत कुछ ले लेते हैं। और फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुभाषिक हैं। हर प्रांत में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें वो ले लेते हैं। इस तरह से हमारी सारी भाषाओं का विकास भाषा संपर्क के माध्यम से होता है। ये ध्यान रखिए कि भाषा संपर्क समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वो इसलिए भी कि जो संपर्क होता है वो संदर्भानुसार संप्रेषण के लिए होता है। हमें किस क्षेत्र में कहाँ कैसे मिश्रित करके बोलना है, कहाँ हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना है, कहाँ मातृबोली का, ये सारी चीज़ें हमारी संप्रेषण क्रिया से नियंत्रित होती हैं। मूल बात यह है कि भाषा समुदाय की संकल्पना ने हमें 3-4 अन्य संकल्पनाएं भी दी हैं जो इसी से जुड़ी हुई हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें पहला कोड है, जिसकी बात हम लोगों ने की। फिर भाषाई कोश है कि किस भाषा समुदाय के पास कितने कोड हैं, ये सब मिलकर उसका भाषाई कोश बनाते हैं। मैंने आपको हिंदी भाषा का उदाहरण दिया कि उसके पास बोलियों के भी कोड हैं, हिंदी का भी कोड है, अंग्रेज़ी का भी कोड है, और
भारतीय भाषाओं का भी कोड है, इन सब का मिला जुला रूप वाला कोड भी है। तो हम कहेंगे कि ये सब मिलकर हिंदी भाषा समुदाय का भाषाई कोश है। अंग्रेजी में इन्हें वर्बल रिपर्टोयर कहा गया है। तीसरी जो अवधारणा है उसे कोड मैट्रिक्स कहा गया है। कोड मैट्रिक्स वो कोड है जिनसे कि उस भाषा समुदाय की पहचान बनती है। जैसे हम कहें कि हिंदी भाषा समुदाय की पहचान हिंदी से, उसकी बोलियों से और उर्दू से बनती है। तो ये तीन जो है, ये मेन मुख्य, ये तीनों हिंदी भाषा के कोड मैट्रिक्स कहे जाएंगे। ये तीनों संकल्पनाएं भाषा वैविध्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के आधार पर हम भाषा समुदाय के भीतर जो भाषा वैविध्य है उसको पहचान पाते हैं। इस प्रकार भाषा समुदाय को भाषा संपर्क के संदर्भ में पहचानने के लिए कई समाज भाषा वैज्ञानिक संकल्पनाएं आईं। ये व्यापक संकल्पनाएं हैं। ये कोड मैट्रिक्स या भाषाई कोश जैसी छोटी छोटी संकल्पनाएं नहीं हैं, ये बहुत बड़ी संकल्पनाएं हैं पूरे भाषा समाज को समझने के लिए। हम एक एक करके इनमें से कुछ संकल्पनाओं पर आपसे बात करेंगे। इससे एक बात और स्पष्ट होगी कि जो भारतीय भाषा यथार्थ है, इंडियन लिंग्विस्टिक रियलिटी, वो वास्तव में है क्या। इसका पहला जो पक्ष है उस पर हम लोग अभी विचार करेंगे संपर्क में भाषाएं वाले इस हिस्से में। वो है द्विभाषिकता और बहुभाषिकता, बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। इस पर चर्चा शुरू करने के पहले थोड़ा सा एक भूमिका मैं दे दूंगा बहुत संक्षेप में। पश्चिमी देशों के जो भाषाविद हैं वे ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति या भाषा समाज के लिए एक भाषी होना अधिक उचित है, मोनोलिंगुअल होना, केवल अंग्रेजी भाषी, केवल हिंदी भाषी, केवल तमिल भाषी, केवल तेलुगु भाषी। पाश्चात्य दृष्टि ये मानती है कि यदि व्यक्ति एक भाषिक हो तो उसका विकास अधिक तेजी से हो सकता है, वो अधिक समर्थ हो सकता है भाषा प्रयोग में, और उसका हर प्रकार से विकास हो सकता है। ये धारणा गलत है, अभी मैं उस पर आपसे बात करूंगा। और ये धारणा समाज भाषा विज्ञान के बहुत बड़े चिंतक जोशुआ फिशमैन की है, जिन्होंने ये कह दिया, एक भाषी समाज या राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित, शिक्षा की दृष्टि से अधिक उन्नत, राजनीति की दृष्टि से अधिक आधुनिक और चिंतन की दृष्टि से अधिक प्रौढ़ होते हैं। आप देखिए, प्रत्येक स्तर पर फिशमैन ये मान रहे हैं कि यदि व्यक्ति एक भाषिक हो तो उसका, उसके समाज का, उसके राष्ट्र का अत्यंत तेजी से विकास हो सकता है। इन विचारों के विरोध में भारतीय भाषाविद खड़े हुए, जिनमें प्रमुखतः डीपी पटनायक, प्रोफेसर श्रीवास्तव, प्रोफेसर सुरेश कुमार जैसे लोगों के नाम हम यहाँ ले सकते हैं। इन लोगों की अनेक पुस्तकें भी हैं, आलेख भी हैं। इन लोगों ने ये प्रमाणित किया भारतीय संदर्भ में कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो बहुभाषिक हैं, लेकिन वे हर प्रकार से विकसित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। भारत भी उनमें से एक है। भारत एक भाषी देश नहीं है।
और अगर हम भारत की साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा को देखें तो भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत बहुभाषिक होते हुए भी उन्नतिशील देश रहा है। उदाहरण मैं मध्यकालीन कवियों का दूंगा जो अपने तत्व चिंतन के लिए, सूर हो चाहे तुलसी हो, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे या उसका लाभ उठाते थे, तथा सामान्य बातें कहने के लिए वे अवधी या ब्रज को अपनाते थे। तो इसलिए जितने हमारे संत कवि मध्यकाल में हुए वो सब बहुभाषी थे। इनके आचार्य भी, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब संस्कृत और बोली दोनों में दक्ष थे। ये परंपरा भारत में बराबर बनी रही। आज भी हमारे अनेक लेखक बहुभाषिक हैं। बोली हिंदी, भाषा हिंदी के साथ मिला जुला रूप वो अपने कृतियों में प्रयोग करते हैं और उसे हम हिंदी साहित्य की विशेषता मानते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में बहुभाषिकता एक सहज स्थिति है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय समाज द्विभाषिकता और बहुभाषिकता को एक सहज संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में लेता है। अपने संप्रेषण की सहजता के लिए वो बहुभाषिकता और द्विभाषिकता को अपनाता है और बिना किसी तनाव के वो इसे साध भी लेता है अपने सामाजिक संप्रेषण के लिए। इसीलिए सभी भारतीय भाषा समुदाय कम से कम द्विभाषिक हैं। भारतीय बहुभाषिकता, ये ध्यान दीजिए, व्यक्तिपरक नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, वो समुदाय परक है, सोसाइटल है। भारत का प्रत्येक भाषा समाज द्विभाषिक या बहुभाषिक है। कोई व्यक्ति, हमने अपनी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाने के लिए द्विभाषिक बन जाएं, हम फ्रेंच सीख लें, हम जर्मन सीख लें और अपने को द्विभाषिक माने, ऐसी द्विभाषिकता भारत में नहीं है। भारत में पूरा का पूरा भाषा समाज द्विभाषिक और बहुभाषिक बनता है और अखिल भारतीय स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में वो सहज संप्रेषणीयता को साधता है। सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो द्विभाषिकता से तात्पर्य है दो या दो से अधिक कोडों का विकल्पवत प्रयोग करने की दक्षता। इसे आप परिभाषा के रूप में भी देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति में दो या दो से अधिक कोडों के प्रयोग की दक्षता होती है वह व्यक्ति द्विभाषिक या बहुभाषिक है। भारत जैसे देश में द्विभाषिकता के हमें अनेक रूप मिलते हैं जिनकी हमने अभी आपसे चर्चा की। व्यक्तिपरक भी, समाजपरक भी और राष्ट्रपरक भी। इन पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले बहुभाषिकता के कुछ अभिलक्षण हम यहाँ आपके सामने निर्धारित कर देंगे, बहुत ही संक्षेप में, एक एक पंक्ति में, लेकिन इसे आप बहुत ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें। इनको आगे मैं अपने किसी व्याख्यान में विस्तार भी दूंगा। नंबर 1, भारत देश ही नहीं, इसका प्रत्येक प्रांत बहुभाषिक है। नंबर 2, यहाँ भिन्न भाषा परिवार अपने पूरे अस्तित्व के साथ प्रस्तुत हैं। नंबर 3, यहाँ की भाषाओं की विभिन्न बोलियां भी हैं। नंबर 4, इन बोलियों, जिन्हें हम डायलेक्ट या स्पीच कहते हैं, का प्रयोग पड़ोसी प्रांत के सीमा क्षेत्र में भी, बॉर्डर स्टेट्स में भी होता है। हिंदी भाषा समुदाय भी बहुभाषिक है क्योंकि इसके पास स्थानीय बोली, क्षेत्रीय बोली,
हिंदी की क्षेत्रीय शैली, बोलचाल की हिंदी, परिष्कृत हिंदी का कोड है। साथ ही उर्दू और अंग्रेजी का भी कोड हिंदी भाषा समुदाय के पास है और इनसे मिश्रित रूप जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं वो कोड भी हिंदी भाषा समुदाय के पास है।